देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि करेक्ट रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस, इनमें से क्या मतलब कितने सही हैं, हमें करेक्ट बताना है। तो देखो, पहला है हाई रिस्क इन एल्डरली एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, बिल्कुल सही है। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं और जैसे ही वुमेंस में मेनोपॉज हिट करते हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ईस्ट्रोजन कम होगा तो बोन मास डेंसिटी ऑलरेडी डिक्रीज होने लग जाएगा, तो विच इज़ ट्रू। उसके बाद लीड्स टू रिडक्शन ऑफ बोन टिश्यू मास, विच इज़ ट्रू। और कैल्शियम का लेवल तो नॉर्मल रहता है, बट इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो होता है, हाँ, नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस देखने को मिलता है। तो ये सारे ही जो हैं ऑप्शन सही हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क फैक्टर क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर कंजप्शन ऑफ मिल्क। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क फैक्टर है वो है हमारा प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अगर आप बहुत लंबे समय से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ कर रहे हो तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें तो सारे ही रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन एक रिस्क फैक्टर नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो देखो, आप यहाँ से ही सोच सकते हो कि इसमें ये था, और हाइपरथायराइडिज्म क्या था, रिस्क फैक्टर नहीं था, तो रिस्क फैक्टर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। सॉरी, हाइपोथायराइडिज्म नहीं होगा। यहाँ पे पूछा एक्सेप्ट में पूछा, तो हमारा हाइपोथायराइडिज्म रिस्क फैक्टर नहीं होगा। हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होगा। साथ में विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी। पोस्ट मेनोपॉज हमने देखा था कि हाँ, एस्ट्रोजन की कमी होती है, इसी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है। और हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से होता है, ना कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड एलिवेशन इन बोन डेंसिटी इज नोन एज। तो एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन और एलिवेशन जो देखने को मिलता है बोन की डेंसिटी में, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया या फिर एथराइटिस। तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपेट्रोसिस। देखो, ऑस्टियोपेट्रोसिस का मतलब क्या होता है? बोन डिजीज होती है दैट मेक्स बोन एबनॉर्मली डेंस, यानी कि इसमें एबनॉर्मल देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा डेंस होने लग जाती है एंड हार्ड हो जाती है, डेट इज़ ससेप्टिबल टू फ्रैक्चर, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपेट्रोसिस बोलते हैं। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है, वीकनिंग। ठीक है, और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी इन ईयर ऑसिकल विच लीड्स टू डेफनेस। ईयर ऑसिकल्स में आपको एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बहरापन भी हो सकता है। एंड ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, जो बोन होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉजेज ऑफ ऑस्टियोमलेशिया इंक्लूड। तो कॉजेज क्या होते हैं ऑस्टियोमलेशिया के? कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, बोथ ए एंड बी, या फिर एक्सपोजर टू सनलाइट। ऑस्टियोमलेशिया हमें पता है कि बोन सॉफ्ट होने लग जाते हैं, क्यों हो रहे? कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस सीन इन। सबसे ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेशन ऑस्टियोपोरोसिस का किस में देखने को मिलेगा? यंग वुमेन में, मिडल एज मैन में, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, या फिर मिडल एज। देखो, ऑस्टियोपोरोसिस नाम आए ना, आप सीधे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन लगा दो, तो जिसको भी मतलब आप मेनोपॉज के बाद देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें बोन क्या हो जाती है? बहुत ही वीक और ब्रिटल हो जाती है। रैपिड प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा आपको पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, क्योंकि जो डिक्रीज है वो किसका हो जाता है? प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन का कमी हो जाता है, जिसकी, और ईस्ट्रोजन क्या करता है? बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अगर ये लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मॉनिटर्ड व्हेन क्लाइंट इज टेकिंग कैल्सीटोनिन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। अगर क्लाइंट कैल्सीटोनिन ले रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस वाले में, तो आपको क्या चीज़ मतलब मॉनिटर करना है? हाइपोकैल्सीमिया का, हाइपरकैल्सीमिया का, हाइपरकैलेमिया का, या फिर हाइपोफॉस्फेटेमिया का। तो देखो, इस क्वेश्चन में आप कैसे रूल आउट करोगे? हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया दे रखा है, यानी कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। तो ऐसे आप रूल आउट कर सकते हो जब दो चीज़ें दे दी जाती हैं, कैल्शियम की कमी, और जैसे इसमें कैल्शियम की कमी और बढ़ोतरी दिखा रखी है, यानी दो चीज़ें मेंशन है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इसका आंसर है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि
कैल्शियम कम तो नहीं हो रहा है, ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्सीटोनिन की। तो कैल्सीटोनिन जो है डिक्रीज करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को। इसका 2 मैकेनिज्म होता है। ऑस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकिंग डाउन द बोन विच इज़ रिलीज द बोन फ्रॉम कैल्शियम इनटू ब्लड। कैल्सीटोनिन इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को, जिसकी वजह से बोन में कैल्शियम का जो अमाउंट है वो रिड्यूस होने लग जाता है। इन एडिशन जो कैल्सीटोनिन होता है वो डिक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन किडनी, तो जिसकी वजह से हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है, ठीक है। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।